तो टॉर्ट का थर्ड क्लास है। भूमि अतिचार आरटीसी में हमने पढ़ा हुआ है, ठीक है। चलो परिभाषा बताना है आवश्यक तत्व। तो भूमि अतिचार क्या है? तो भूमि अतिचार एक सिविल अपकृत्य है जिसमें कोई व्यक्ति जानबूझकर या बिना विधिक अधिकार के दूसरे व्यक्ति के भूमि में प्रवेश करता है, वहां रुकता है या कोई वस्तु रखता है। यह मालिक के कब्जे के विरुद्ध किया गया ऐसा हस्तक्षेप है जो अवैध और बिना अनुमति होता है। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल तुम्हारा घर है, तुम्हारे घर की बाउंड्री है, जहां तक तुम्हारी बाउंड्री है, ठीक है, ये तुम्हारी प्रॉपर्टी है। इस पर कोई बिना तुमसे पूछे प्रवेश कर जाए, ठीक है, या कोई प्रवेश कर रहा है और तुमने उसको रोक दिया, या कोई किसी को तुमने बुलाया था 2 घंटे के लिए या किसी काम के लिए, मतलब तुम्हारे घर में मेहमान आए हैं, कोई तुम्हारे घर में आया था, तुमने बुलाया था, बट कोई बात होगी, तुम बोल रहे हो जाओ मेरे घर से, बट वो नहीं जा रहा है, ठीक है, या कोई तुम्हारे घर की दीवार पे सीढ़ी ही लगा दिया, या कोई हाथ पकड़ रख के खड़ा ही हो गया है, ठीक है, ये सब भूमि अतिचार है, सिविल अपकृत्य हैं, ठीक है। ठीक है। साधारण शब्दों में भूमि अतिचार तब होता है जब कोई व्यक्ति जानबूझकर दूसरे की जमीन में बिना अनुमति घुसता है या वह कुछ करता है जिससे मालिक के अधिकारों का उल्लंघन हो। ठीक। अगर कोई तुम्हारे घर की दीवार में एक कील भी लगा दे तो भूमि अतिचार है वो। लीगल डेफिनेशन विनफील्ड के अनुसार देखते हैं, एवरी अनलॉफुल एंट्री ऑन अनदर्स लैंड इज अ ट्रेसपास फॉर विच एन एक्शन लाइज इवेंट ऑफ नो डैमेज इज डन। तो क्या कहते हैं विनफील्ड? विनफील्ड कहते हैं कि कोई भी अनलॉफुल अवैधिक रूप से किसी अन्य की प्रॉपर्टी पे अगर कोई प्रवेश करता है, लैंड से मतलब यहाँ पे सिर्फ जमीन से नहीं है, घर भी हो सकता है, ठीक है, किसी भी प्रकार की प्रॉपर्टी हो सकती है। तो अगर कोई व्यक्ति जिसका उस प्रॉपर्टी में प्रवेश का अधिकार नहीं है उसमें प्रवेश करता है तो ऐसा प्रवेश क्या कहलाएगा? अतिचार कहलाएगा, ठीक है। और ऐसा प्रवेश करने के कारण उस व्यक्ति को क्या देना पड़ेगा? क्षतिपूर्ति देनी पड़ेगी, भले ही जिसकी प्रॉपर्टी पर उसने अतिचार किया था उसे कोई रियल डैमेज मतलब कि हानि ना हुई हो, ठीक है। क्योंकि टॉर्ट में क्या देखा जाता है? धन का हानि, मानसिक शारीरिक हानि नहीं, बल्कि क्या लीगल राइट का हानि देखा जाता है, ठीक है। भूमि अतिचार के आवश्यक तत्व क्या है? हमने परिभाषा में देखा, सबसे पहले क्या होना चाहिए? किसी की भूमि में कोई जानबूझकर प्रवेश करे, और कैसा प्रवेश हो? जो अविधिक हो, ठीक है, या अवैध हो। ठीक है, ये सबसे प्रमुख तत्व है। क्यों? यदि कोई व्यक्ति जानबूझकर या बिना अनुमति के किसी की प्रॉपर्टी में प्रवेश करता है तो यह अत्याचार होगा, भले ही किसी को जमीन पर चलने से कोई हानि नहीं हुई हो, फिर भी वह अत्याचार होगा, ठीक है। उदाहरण, यदि कोई व्यक्ति किसी दूसरे की भूमि पर शॉर्टकट के लिए चला जाता है तो यह अत्याचार होगा, भले ही उसने क्या नहीं किया हो, कोई नुकसान ना कारित किया हो, ठीक है। चलो, पहला तो हो गया किसी की प्रॉपर्टी पे जाना, ठीक है। दूसरा हो गया भूमि पर बने रहना। तो इसमें क्या अंतर है? इसमें अंतर यह है कि पहला तो आपकी प्रॉपर्टी पे कोई बिना आपकी बुलाए चला आया है, ठीक। मान लो आपकी छत पे कोई सीढ़ी लगा दिया या आपके घर में कोई घुस आया, ठीक है, आपको धमकी देने के लिए, कुछ भी काम से लिए, आपने उसको कोई परमिशन नहीं दिया था आने का। दूसरा क्या है? आपने आने का परमिशन दिया है, मान लो बर्थडे चल रहा है, ठीक, एक लोग को आपने बुलाया, उनके बच्चों के साथ वो आए और बच्चे बदमाशी करने लगे, आपने बच्चों को डांटा तो बोल रहे हैं हाँ कि मेरे बच्चे डांट रहे, आप बोले जाओ यहाँ से, निकलो मेरे घर से तुरंत। बोल तो वो बोल रहे बड़े बदतमीज हो यार, पहले बुलाते हो और भगा रहे हो, नहीं भगा, नहीं जाऊंगा, क्या कर लोगे? तो क्या कर लोगे? अत्याचार का केस कर सकते हो, ठीक है। अगर कोई आपकी प्रॉपर्टी पर आपके कहने के बाद भी, आपके कहने के क्या कहने के बाद कि मेरी प्रॉपर्टी छोड़ दो, यहां से चले जाओ, फिर भी रुका हुआ है, तो ऐसा क्या है? ऐसा कर भी अत्याचार है, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए देख लो, किसी को आपने अपना कमरा किराए पे दिया, ठीक है, और जब जितने समय के लिए दिया था, मान लो 6 महीने के लिए दिया था, ठीक है, 6 महीना समाप्त हो गया, या संविदा के तहत दिया था कि कोई शर्त भंग होगी और मैं आपको निकाल दूंगा, और उसने शर्त भंग, किराएदार ने शर्त भंग कर दी,
और आप कह रहे हो चलो मेरे घर से छोड़ निकलो तुम, बट वो नहीं जा रहा है, तो वो क्या कर रहा है, विचार कर रहा है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे मकान मालिक खुद भी अपनी प्रॉपर्टी का अतिचार कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मकान मालिक ने किराएदार को घर 3 महीने के लिए दिया है बिना किसी शर्त के, 3 महीने तुम रहो, क्या शर्त पे दिया है और किराएदार ने वो शर्त भंग नहीं की है, ठीक है, मकान मालिक क्या करता है, जबरदस्ती उस घर में घुस जाता है, जिसको उसने क्या किसके कब्जे में दिया हुआ है, किराएदार के। तो किराएदार का राइट है ना, लीगल राइट टू पीसफुल रहे, जिस चीज का वो किराया दे रहा है। तो मकान मालिक क्या कर रहा है, अपनी प्रॉपर्टी पर अत्याचार कर रहा है। चलो तीसरा एलिमेंट क्या था, भूमि पर कोई वस्तु रखना। तो पहला हमने देखा किसी प्रॉपर्टी में प्रवेश करना, या दूसरा देखा था किसी की प्रॉपर्टी में बने रहना, कोई बोल रहा है जाओ यहां से। और तीसरा क्या है, कोई व्यक्ति ना ही प्रवेश कर रहा नहीं बन रहा, बल्कि कोई संपत्ति रख दे रहा है, जो मैंने कई बार बोला, जैसे कि किसी के घर पे सीढ़ी लगा दो, या किसी के घर के अंदर कोई सामान रख दो, बाइक पार्क कर दो वगैरह। यदि किसी व्यक्ति द्वारा दूसरे की भूमि पर जानबूझकर कोई वस्तु डालना या निर्माण करना है, तो उसी भूमि अधिचार माना जाएगा। उदाहरण के लिए, यदि कोई व्यक्ति पेड़ की टहनी को पड़ोसी की जमीन पर की ओर लटका देता है, तो यह अधिचार होगा। कोई तुम्हारी जमीन पर लाकर क्या फेंक दे रहा है, कचरा फेंक रहा है। कोई क्या कर रहा है, तुम्हारी जमीन पर जबरदस्ती घर बना रहा है। या कोई क्या कर रहा है, किसी के जैसे ये है पेड़ है, तुमने देखा होगा खेत वगैरह में दूसरे के पेड़ लटके रहते हैं, तो इंसान जाता है चुपचाप काट देता है, लेकिन सामने वाला कुछ बोलने की हिम्मत नहीं करता, क्योंकि सामने वाले को कोई राइट ही नहीं है। उसका पेड़ क्या कर रहा था, दूसरे के खेत में क्या कर रहा था, अतिचार कर रहा था। ठीक है, ओके। इन तीनों एलिमेंट में क्या था, तीनों एलिमेंट कौन से थे, पहला प्रवेश करना बिना इजाजत लिए, दूसरा कहने पर भी वो जगह न छोड़ना, मतलब उस प्रॉपर्टी पे, दूसरे की प्रॉपर्टी पे बना रहना, या दूसरे की प्रॉपर्टी पे कोई संपत्ति रखना। तो ये अतिचार कब होगी, जब यह कार्य जिस व्यक्ति ने किया है उसके पास वहां पर होने का कोई विधिक अधिकार नहीं था। ठीक है, तो ये होगा चौथा तत्व, अनुज्ञा या विधिक अधिकार का अभाव रहा हो। यदि प्रवेश विधिक अधिकार, अनुज्ञा या अनिवार्यता के बिना किया गया हो, तो यह अतिचार होगा। ठीक, चलो शॉर्ट नोट लिखा हुआ है, चाहो मैम पढ़ सकते हो। मतलब क्या है? क्या हुआ, अनुज्ञा मतलब होता है परमिशन। ठीक है, तुम यहाँ लिख सकती हो अनुमति। ठीक है, बिना किसी की अनुमति के उसके घर में प्रवेश करना अतिचार होगा। चलो, अतिचार तब भी माना जाएगा जब व्यक्ति गलती से या गलत विश्वास में प्रवेश करता है। कोई दुर्भावना आवश्यक नहीं होती, केवल अवैध प्रवेश पर्याप्त है। फॉर एग्जाम्पल, मान लो तुम गई, ठीक है, किसी के घर में, मान लो तुम किसी कॉलोनी में गई, ठीक है ना, कॉलोनी में एक जैसे ही घर रहते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे बचपन में सब बच्चे बनाते थे, छोटे बच्चे, तो इसको उनको घर बनाने को दिया जाता था, तो ऐसे बनाते थे। देखो सब बच्चों का लगभग ऐसे रहता था, वैसे अरे यार बनेगा ही नहीं, बना के छोड़ेंगे हम आज। ऐसे रहता था ना, फिर यहाँ पे पहाड़, सूरज, घर के सामने से ही नदी बहती थी। एक बार और आप बताई थी मैम। हाँ, लेकिन उस टाइम पे कुछ और पढ़ा रहे थे हम, है ना। तो हम यहाँ पे ये बता रहे हैं कि सब बच्चे लगभग एक जैसी पेंटिंग बनाते हैं ना, वैसे कॉलोनी में एक जैसे घर होते हैं। तो मान लो एक्स का घर नंबर 1 है, ठीक है, और उसने क्या किया, गलती से वो पहली बार गया अपना घर देखने, और गलती से घर नंबर 2 में घुस गया। ठीक है, एक्स की यहाँ कोई दुर्भावना नहीं है, ठीक है, वो गलती से घुस गया, बट उसने क्या किया है, अवैध प्रवेश किया है, इसलिए उसने अतिचार किया है। महत्वपूर्ण न्यायिक निर्णय, एंटिक वर्सेस कैरिंगटन 1765, ओल्ड केस है, याद रखना। सरकारी अधिकारियों ने एक लेखक के घर में प्रवेश किया बिना किसी कानूनी आदेश के। न्यायालय ने कहा कि भूमि में प्रवेश बिना विधिक अधिकार के अवैध है और अतिचार माना गया। ओके, सरकारी कर्मचारी थे, पुलिस वाले भी तुम्हारे घर में अगर बिना किसी विधिक कारण के घुस आ रहे हैं, तो वो अतिचार है। ठीक है, भारत के लोग ये बात नहीं जानते, लेकिन तुम अगर देखोगी अमेरिका वगैरह में, तो पुलिस वाले भी किसी के घर में घुसने से पहले कोई विधिक अधिकार जरूर रखते हैं। ठीक है,
ओके, 6 कारपेंटर केस, वेरी वेरी मोस्ट 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 बहुत इंपॉर्टेंट, मतलब इतना इम्पोर्टेंट। कारपेंटर केस क्यों इंपॉर्टेंट है? तो इस केस का कुछ नाम और है, बट अभी देखो यहाँ 6 कारपेंटर ही इसलिए लिखा है मैंने क्योंकि यही लिख कर ही आता है, यही नाम ही है इसका ओरिजिनल नाम, जैसे हर चीज का कुछ स्पेशल नाम पड़ जाता है। क्यों मैंने कहा बहुत इंपॉर्टेंट है? अगर तुम इसका आंसर लिख रहे हो, तुमको ये केस नहीं याद आ रहा, तुमको ये केस याद आना चाहिए, ठीक। दूसरी बात, पिछले शायद नेट जेआरएफ में पूछा गया था ये, ठीक है, 1 या 2 बार नेट जेआरएफ में पूछा गया है, ठीक है। एलएलएम के एंट्रेंस में इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में पूछा गया है, बीएचयू में पूछा गया है, क्लैट के एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। सो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक। क्या होता है इस कारपेंटर केस में? जब 6 कारपेंटर्स होते हैं, कारपेंटर मतलब बढ़ई, जो लकड़ी के काम करते हैं, ठीक है, एक सराय में प्रवेश करते हैं और पहले तो अनुमति से रहते हैं, लेकिन फिर शराब पीते हैं और भुगतान नहीं करते। अदालत ने कहा कि जब तक अनुमति की सीमाओं का उल्लंघन नहीं होता तब तक अतिचार नहीं है, बट जब आप अनुमति की सीमा का उल्लंघन करते हैं तो अतिचार होगा। क्या मतलब हुआ इसका? सराय मतलब यहाँ पे एग्जाम्पल लो, एक शराब खाना है, शराब खाना ज्यादा लोग शराब पीते हैं, ठीक है। तो यहाँ 6 लोग आते हैं, ये 6 लोग कौन थे? बढ़ई थे। तो बढ़ई का यहाँ बढ़ई होने से यहाँ कोई फर्क नहीं पड़ता, बट चूंकि ये लोग 6 कारपेंटर थे इसलिए केस का नाम ऐसे पड़ गया, ठीक। इनका पेशा क्या था? तो क्या था, 6 लोग आए, ओके वेरी गुड। इन्होंने क्या किया? सराय में प्रवेश किया, शराब खाना में, ओके वेलकम है, सब लोग ऐसे घुसते हैं, शराब भी पी, जम के पी, ठीक है। बट जब बिल पेमेंट करने का समय आया तो इन्होंने कहा हाँ, जिस जिससे लकड़ी काटते हैं ना उसी से तुम्हारा गला काट देंगे। मजाक कर रहे हैं ना, जस्ट स्टोरी बता रहे हैं। इन्होंने क्या किया? पेमेंट करने से मना कर दिया, ठीक। तो दुकानदार ने कहा निकल जाओ यहां से। इन्होंने कहा नहीं, और लाके दो। दुकानदार ने कहा नहीं देंगे, जाते हो कि नहीं? तो ये बोले क्या कर लोगे? तो फिर कोर्ट पे केस गया अतिचार के लिए। कोर्ट ने कहा ओके, जब तक आप वहां आए थे शराब पीने के लिए ठीक था, सीमा क्या थी? आप पियो और उसका पेमेंट करो। आपने पेमेंट करने से मना कर दिया, और उसके बाद भी आप जब आपको बोला गया, 1 मिनट बेटा, 1 मिनट, आई डोंट नो कहाँ पर मैंने छोड़ा था, ठीक है, आई थिंक यहाँ पे छोड़ा था, है ना। तो जब आप पेमेंट नहीं करते हो और आपने क्या किया? शर्त का उल्लंघन कर दिया, क्योंकि आप किस काम से वहां, किस कार्य के लिए आपको वहां जाने की अनुमति थी कि आप अगर शराब पियो तो आप पेमेंट करो। आपने तो शर्त का उल्लंघन कर दिया, जिस कार्य के लिए आपको अनुमति थी उसका उल्लंघन कर दिया, और बोलने पर भी आप नहीं छोड़ रहे हो, ठीक है, उस जगह को, किसी की प्रॉपर्टी को नहीं खाली कर रहे हो, आपने क्या किया है? अतिचार किया है, याद रखना। और कब का है ये? 1610 का है। कितना पुराना, इंग्लैंड का लॉ कितना, सोचो अंग्रेज अभी भारत आए भी नहीं है जैसे, है ना। ओके, इतना डेवलप उसी समय से है, ठीक है। चलो, भूमि अतिचार की विशेषताएं क्या है, या की कैरेक्टरिस्टिक क्या है इसके? तो स्ट्रिक्ट लायबिलिटी लागू होती है, नुकसान साबित करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। अगर कोई आपकी जमीन में, प्रॉपर्टी में प्रवेश कर गया तो उसको क्षतिपूर्ति देनी पड़ेगी। लेकिन अगर कब्जे का अधिकार है, भले वह मालिक नहीं है बल्कि वैध कब्जेदारी है, तो रक्षित करता है। फॉर एग्जाम्पल क्या कह रहा है? अगर किराएदार है, लीगल किराएदार है, ठीक है, किसी की प्रॉपर्टी में, और मकान मालिक अगर कहता है तुम मेरा मकान बिना किसी कारण के, ठीक है, ना इसने किसी शर्त का उल्लंघन किया है और ना समय सीमा समाप्त हुई है, ठीक है, मकान मालिक कहता है खाली करो, ये खाली नहीं करता, तो मकान मालिक कहता है मेरा घर है, नहीं खाली करोगे तो अतिचार का केस कर दूंगा, कर दिया केस। कोर्ट कहेगा नहीं, ये मालिक भले नहीं, बट इसके पास क्या है? लीगल राइट है, किस चीज का? कब्जे का। कब्जा हम लोग 3rd सेमेस्टर में पढ़ेंगे, जूरिस्प्रूडेंस, वहां पे भी पढ़ेंगे, ठीक है। कब्जा बहुत इंपॉर्टेंट है, नेट में भी एक टॉपिक है पूरा इसका, ठीक। प्रत्यक्ष प्रवेश आवश्यक है, जैसे जमीन पर घुस चलना लिखा है, हलना बोल रहे हैं, जैसे जमीन पर चलना, वाहन चलाना, वस्तु गिराना आदि, ठीक है। प्रत्यक्ष मतलब दिखना चाहिए कि आपकी प्रॉपर्टी में कोई गया था किसी भी प्रकार से, ठीक। कंक्लूजन हो गया, कंक्लूजन में फिर से आपको शॉर्ट नोट्स लिखना है, ओके। हम नीचे का कंक्लूजन नहीं पढ़ेंगे, तुम्हारे पास नोट्स है, अगर तुम लोग को पढ़ना हो तो सेम पढ़ के चले जाना है, ठीक, थोड़ा सा आइडिया मिल जाएगा। नाउ हम स्टॉप कर रहे हैं और अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। इंग्लिश मीडियम वाला बीच में स्किप कर देंगे, ट्रांसलेशन है तुम लोग के पास, पढ़ लेना, ठीक है। ओके, तब तक कोई क्वेश्चन पूछना हो पूछ लो।
सीजन सीरीज का, ठीक है। बट टॉर्ट में ही दो एक्ट और जुड़े हुए हैं, ठीक है। एक मोटर व्हीकल एक्ट है एंड एक है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, ठीक है। तो ये भी टॉर्ट के पेपर में ही आएगा, सो इसको भी देख लेते हैं। ये क्वेश्चन भी तुम्हारी सीरीज में से लिया हुआ है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के अंतर्गत उपभोक्ता और सेवा निर्णीत वादों के हवाले से व्याख्या कीजिए। बहुत डीपली नहीं समझना है, ठीक है, क्योंकि ना ये तुम्हारे कहीं ललम के इंटरेस्ट में तुमको दिखने वाला है, ना ही नेट में दिखने वाला है, ठीक है। हो सकता है क्लैट अगर नहीं हो 1-2 नंबर का, तो पूरा एक्ट तुमको नहीं पढ़ना, यहाँ पे भी तुमको सिर्फ याद करना है, ठीक है। इसलिए बहुत डीपली नहीं चलेंगे। इसके अलावा जो सब्जेक्ट हम बहुत डीपली पढ़ाते हैं वो समझ लो तुम्हारा, जब तक तुम वकालत करोगे तब तक तुम्हारे काम आएगा। चलो, भारत में उपभोक्ता संरक्षण की आवश्यकता उपभोक्ता अधिकारों की रक्षा करने तथा अनुचित व्यापार व्यवहार, शोषण और दोषपूर्ण वस्तुओं या सेवाओं से राहत देने हेतु अनुभव की गई। इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 पारित किया गया। यह अधिनियम उपभोक्ताओं को संरक्षण देता है और उनके हितों की रक्षा करता है। इतना ढेर सारा में सिर्फ इतना बोला गया है कि भारत में जो कंज्यूमर होते हैं, ठीक है, जो क्या करते हैं, सामान की सेवाएं लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल बिस्किट बेचने वाला से कोई बिस्किट खरीदता है और वो खाता है ना, वो कंज्यूमर हुआ। तो उसके राइट्स, कभी उसको फॉल्टी चीज ना मिल गई तो क्या करेगा वो। मान लो हमने अमेजन से कोई सामान मंगाया और वो फॉल्ट है उसमें, तो हम उपभोक्ता है तो हम किसको वापस करें। अगर वापस नहीं करें तो हमें कुछ क्षतिपूर्ति इत्यादि मिलनी चाहिए। तो ऐसे हम क्या हो गए, कंज्यूमर हो गए। हमारे अधिकारों की सुरक्षा के लिए 1986 में पहली बार एक एक्ट बनाया गया था, ठीक। इस अधिनियम के तहत दो प्रमुख शब्द हैं, उपभोक्ता और सर्विस। चलो, इस अधिनियम में जो उपभोक्ता कौन होगा ये बताया गया है। क्यों? क्योंकि उपभोक्ता के ही अधिकारों का क्या करना है, सुरक्षा करनी है। तो पहले पता होना चाहिए ना उपभोक्ता कौन है। और सर्विस क्या है, तो सर्विस वो चीज होती है जो उपभोक्ता यूज में लेता है। फॉर एग्जाम्पल हम पार्लर में गए, ठीक है, हमने पार्लर में थ्रेडिंग कराई, फेशियल कराई इत्यादि, तो हमने क्या करा, जो भी ये कार्य करवाई, ये सब क्या है, सर्विस है, ठीक है। और हम क्या है, उपभोक्ता है जो इस सर्विस को ले रहे हैं। और हमारे अधिकारों का संरक्षण क्या है, अगर इस सर्विस में कोई फॉल्ट, फॉर एग्जाम्पल उसने फेशियल किया, हमारा फेस ही जल गया है ना, तो उसके सर्विस में फॉल्ट है। हर प्रकार की, चाहे बिस्किट ले रहे हैं, कुछ भी, ठीक है, इतना डीपली नहीं जाना। समझ में आ गया क्या होता है सेवा। उपभोक्ता की परिभाषा सेक्शन 21D में दिया है। निम्न प्रकार इसको परिभाषित किया गया है। उपभोक्ता वह व्यक्ति है जो किसी वस्तु या सेवा को भुगतान करके खरीदता है या उपयोग करता है, और वह उपयोगकर्ता भी उपभोक्ता माना जाएगा जिसके लिए वह वस्तु या सेवा खरीदी गई। क्या बोल रहा है ये, एक्स है कोई व्यक्ति, ये कहीं से कोई वस्तु खरीदता है, मान लो ये बिस्किट खरीद रहा है खाने के लिए, या ये कहीं से कोई सेवा ले रहा है। फॉर एग्जाम्पल मान लो इसने ओला बुक किया, कार है ना, तो कार की क्या लेगा, सेवा लेगा ना, उसे कहीं पर ड्रॉप किया जाए। तो ये वस्तु और ये हो गई सेवा, ठीक। तो ये व्यक्ति क्या कहलाएगा, उपभोक्ता कहलाएगा, क्योंकि अपने लिए ले रहा है, इसको यूज करेगा। तो यहीं तक उपभोक्ता नहीं है। हो सकता है कि कोई व्यक्ति किसी थर्ड व्यक्ति के लिए ले रहा, मान लो हो सकता है ओला है, कोई किसी और के लिए बुक कर रहा हो, थर्ड पार्टी के लिए। मान लो एक्स है, अपने बेटे के लिए, सन के लिए बिस्किट लेकर जा रहा है या कार बुक कर रहा है, तो इस समय उसका सन क्या हो जाएगा, कंज्यूमर, मतलब उपभोक्ता हो जाएगा, ठीक है। एक चीज और देखना, यहीं पर बता दे रहे हैं। मान लो कोई व्यक्ति है, फॉर एग्जाम्पल बड़ी फैक्ट्री में पार्ले जी बना, एक छोटा शॉपकीपर है, उसने क्या किया, पार्ले जी के छोटे पैकेट मंगाए, फिर एक थर्ड व्यक्ति को बेचा। इसने भी उपभोग किया खाने के लिए, और इसने भी उपयोग किया बेचने के लिए, मतलब पैसा कमाने के लिए। बट इसने डायरेक्टली उपयोग नहीं किया है। तो जो डायरेक्टली उसके लास्ट पॉइंट पे उपयोग नहीं कर रहा है वो उपभोक्ता नहीं होगा। इसेंशियल एलिमेंट्स, आवश्यक तत्व। मूल्य का भुगतान होना चाहिए। जो भी व्यक्ति कोई सामान, वस्तु या सेवा ले रहा है, उसके बदले में वो क्या करे, मूल्य का क्या कर रहा हो, भुगतान कर रहा हो। भले वो सेवा उसने डायरेक्टली अपने लिए ले रहा है या किसी जान पहचान या किसी को देने के लिए दे रहा है, लेकिन अब ये जब किसी को ये सेवा देगा तो फ्री में देगा, ठीक है। मेरी बात समझ रहे हो। पार्ले जी फैक्ट्री से छोटे शॉपकीपर ने जब पार्ले जी खरीदा
तब उसने एक्स को बेचा, तो एक्स से उसने बदले में पैसा लिया, ठीक। तो लास्ट उपभोक्ता ये हुआ। बट मान लो एक्स अपने सन के लिए लिया था, तो एक्स जब बिस्किट अपने सन को देगा तो अपने सन से पैसा थोड़ी लेगा, है ना, समझ रहे हो। अगर एक्स अपने सन से पैसा लेता तब इसका सन ही उपभोक्ता कहलाता, ठीक है। बट चूंकि एक्स अपने सन से पैसा नहीं ले रहा, अगर उसके सन को कोई प्रॉब्लम हुई तो सन और एक्स दोनों में से कोई भी केस कर सकते हैं, ठीक। चलो, यहां मैंने बोला व्यवसायिक उद्देश्य से नहीं होना चाहिए, कमर्शियल पर्पस नहीं होना चाहिए, ठीक है। यदि वस्तु या सेवा का प्रयोग व्यवसाय या लाभ कमाने के लिए उद्देश्य से किया जाता है तो वह व्यक्ति उपभोक्ता नहीं माना जाएगा। केवल स्वरोजगार उद्देश्य से उपयोग में लाना चाहता है तो उपभोक्ता माना जा सकता है। स्वरोजगार क्या होता है? अभी मैंने बोला कि पार्ले जी बिस्किट लेकर बेच रहा है, तो वो भी तो स्वरोजगार हो रहा है। नहीं, देखो, उसने पूरा प्रोडक्ट लिया, पार्ले जी बड़ी फैक्ट्री से लिया शॉपकीपर ने और उसको बेच दिया। इसमें इसने कुछ सेल्फ रूप से ऐड नहीं किया है। बट मान लो एक बड़ी मशीन की कंपनी है, उससे एक सिलाई सेंटर पे एक व्यक्ति ने क्या किया, क्या कहेंगे उसको, जो कपड़ा सिलते हैं, अरे यार नाम नहीं आ रहा हमको, ठीक है। तब उसने सिलाई सेंटर से जब मशीन ली है तो वो मशीन बेचने के लिए नहीं ली है, ठीक है। उस मशीन से वो क्या करेगा, लेकर के कपड़ा सिलेगा, ठीक है, और उस कपड़े को बेचेगा, ठीक है। तो उसने क्या किया है, स्वरोजगार के लिए उस मशीन को लिया है, सेल्फ यूज के लिए ही लिया है, ठीक है। समझ रहे हो मेरी बात? मशीन का यूज वो क्या करेगा, सेल्फ ही करेगा। तो यहां पर ये क्या है, उस मशीन के लिए क्या है, उपभोक्ता है। स्वेच्छा से वस्तु या सेवा लेना, नाउ जो वस्तु या सेवा उसने ली है वो स्वेच्छा से ली है, किसी दबाव में नहीं आके लिए, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, कोई जाकर पार्लर फेशियल करा रहा है, फ्री में, फ्री कंसर्न से जा रहा है, अपनी पसंद के पार्लर में जाकर करा रहा है, ठीक है, ठीक है। जबरदस्ती उसको काम करने के लिए मजबूर न किया गया हो, ठीक है, ठीक है। उपभोक्ता केवल वही है जो वस्तु को खरीदता या सेवा लेता है, नॉट अ फ्री बेनिफिशियरी। यदि कोई सेवा निःशुल्क है तो सेवा प्राप्त करता उपभोक्ता नहीं माना जाएगा। क्या मतलब है इसका? मान लो एक जगह भंडारा चल रहा है, भंडारे में खाना मिल रहा है, एक व्यक्ति आया था, उसने खाना लिया, उसके खाने में तब तक आके मक्खी गिर गई, उसने खाने के लिए लिया था, उसको उल्टी होने लगी। अब वो जाकर केस नहीं कर सकता कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में, ठीक है। टॉर्ट में तो कर सकता है, ठीक है, बट कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में नहीं जा सकता। टॉर्ट में भी डायरेक्टली नहीं जा सकता, बट कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि उसको जो ये सेवा भंडारे का खाना मिला था ना, फ्री मिला था, ठीक है, ठीक है, ओके। महत्वपूर्ण केस देख लेते हैं, लखनऊ डेवलपमेंट अथॉरिटी वर्सेस एम के गुप्ता। याचिकाकर्ता ने घर के निर्माण हेतु भुगतान किया लेकिन समय पर निर्माण नहीं हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सरकारी संस्थाएं भी उपभोक्ता कानून के तहत आती हैं, सेवा में त्रुटि होने पर उपभोक्ता को मुआवजा मिलेगा। उपभोक्ता वह व्यक्ति है जो सेवा के लिए भुगतान करता है, भले ही सेवा सरकारी संस्था दे रही है, ओके। सो हम देखते हैं बड़ी बड़ी बिल्डिंग सरकार बेचती है, हम पैसा दे देते हैं, लेकिन वो बिल्डिंग हमें टाइम पे नहीं मिलती, ठीक है। सो लखनऊ में क्या हो रहा था, डेवलपमेंट हो रहा था, 1994 का केस है। सरकारी बिल्डिंग बन रही थी, व्यक्ति ने क्या किया, पैसा दिया लेकिन उसको टाइम पर अपना घर बन के नहीं मिला, उसने केस कर दिया। सरकारी बिल्डिंग, मतलब सरकार ने कहा, जो स्टेट गवर्नमेंट थी, कि अरे हम थोड़ी ना जो है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंतर्गत आते हैं। कोर्ट ने कहा नहीं, अगर कोई व्यक्ति आपको पे किया है किसी सेवा के लिए तो वो उपभोक्ता है और आपको क्या देना होगा, उसे क्षतिपूर्ति देनी होगी, क्योंकि आपने उसके अधिकारों का उल्लंघन किया है। स्प्रिंग मीडोज हॉस्पिटल वर्सेस हरजोत हलवालिया 1998। देखो मैंने एक आंख से क्लियर नहीं दिख रहा, ठीक है। सो और थोड़ा सा मुझे लाइट भी उस पर वो कर रही है, तो हो सकता है मैं कोई शब्द इधर बोल दूं, मैं करेक्ट कर दूंगी, ठीक है। चलो, क्या फैक्ट था इस केस का, एक बच्चा भर्ती किया गया, उसकी देखभाल में लापरवाही हुई, माता पिता जिन्होंने भुगतान किया, बच्चा जिसे सेवा मिली, दोनों को भुगता माना गया, ठीक है, ठीक है। हॉस्पिटल था, उसमें एक बच्चा क्या किया गया, भर्ती किया गया,
किस लिए भर्ती किया गया? ताकि हॉस्पिटल की सेवाएं ले सके। मदर फादर ने तो पेमेंट किया होगा बच्चे के इलाज के लिए, और बच्चा सेवा ले रहा था, है ना? तो ये तीनों क्या हुए? भुगता हुए। ठीक है, चूंकि हॉस्पिटल ने लापरवाही की सर्विस में, इसलिए हॉस्पिटल को क्या करना होगा? उन्हें पेमेंट देना होगा, मतलब क्षतिपूर्ति देनी होगी। ठीक, चलो 2 केस बहुत है, इससे ज्यादा तुम लोग याद भी नहीं करोगे। अब सेवा की परिभाषा देख लेते हैं। 21D में क्या था? उपभोक्ता था। 21O में सेवा दी है। तो सेवा हम जान ही गए हैं क्या है। पैसे के बदले ली गई कोई सेवा में दोनों आएगा, सर्विस में दोनों आएगा। वस्तु भी आएगी जो यूज करने के लिए ले रहा है, या अन्य कोई सेवा। ठीक है, किसी व्यक्ति द्वारा पैसे के बदले में, जिसमें बैंकिंग, फाइनेंस, बीमा, परिवहन, बिजली आपूर्ति, मनोरंजन, हाउसिंग, चिकित्सा आदि शामिल है। इसमें निःशुल्क या निजी सेवा शामिल नहीं है। अच्छा, ये दोनों अपवाद में आएंगे। इतना जल्दी मैंने इसलिए पढ़ा क्योंकि हमने ऊपर कई बार देख लिया था। ठीक है, अब प्रकार देख लेते हैं, या इसेंशियल एलिमेंट देख लेते हैं। मूल्य आधारित सेवा, जहां हम कोई वस्तु ले रहे हैं या कोई सेवा ले रहे हैं, ठीक है, कोई सर्विस ले रहे हैं, उसके बदले में पेमेंट कर रहे हैं। ठीक है, वही उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम में आएगा। उसी के बदले हम क्या कर सकते हैं? अपना प्रोटेक्शन ले सकते हैं। ठीक है, प्रोटेक्शन मतलब हम उससे क्षतिपूर्ति प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर ऐसी सेवाएं निजी हैं, प्राइवेट हैं, या व्यक्तिगत सेवा नहीं होनी चाहिए। ठीक है, सेवाएं जो मालिक नौकर जैसे संबंध में आती हैं, जैसे घरेलू नौकर, उन्हें शामिल नहीं किया गया है। ठीक है, ओके। क्यों? क्योंकि भैया अगर ऐसी सेवाएं शामिल कर देंगे जो प्राइवेट है, फॉर एग्जाम्पल अगर मालिक और नौकर वाला, तो जब भी नौकर कोई काम करने में लापरवाही करेगा, मालिक उठ के चला जाएगा उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम में कि ये सही इस काम नहीं कर रहा, मुझे इसे पैसा दिलाया जाए। ठीक है, ओके। सेवा में दोष उपेक्षा हो सकती है। अगर सेवा में त्रुटि या लापरवाही हो तो वह शिकायत का विषय बन सकती है। तो देखो, जब आप सेवा ले रहे हो तो हमेशा आप जाकर कंप्लेन तो करोगे नहीं। या कोई वस्तु, जब वस्तु जो आपने ली है यूज करने के लिए, मतलब फॉर एग्जाम्पल कुछ खाने के लिए, उसमें कोई प्रॉब्लम हो, ठीक है, या आप पार्लर गए और सर्विस में कोई प्रॉब्लम है, तभी आप कंप्लेन करोगे उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम में। इसमें भी 1-2 केस है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन वर्सेस वीपी शांता 1995 AIR 550। क्या हुआ था? प्राइवेट जो मेडिकल थे, मतलब निजी चिकित्सक की लापरवाही से विरुद्ध शिकायत की गई थी। ठीक है, निर्णय चिकित्सा सेवा भी सेवा की श्रेणी में आती है यदि इसके लिए शुल्क लिया गया हो। तो डॉक्टर रहा था, वो गवर्नमेंट डॉक्टर नहीं था, प्राइवेट डॉक्टर रहा होगा, उसने कुछ लापरवाही की। कोर्ट ने कहा प्राइवेट डॉक्टर होने से क्या मतलब है? आपने फीस नहीं लिया था क्या? जब आप फीस ले रहे हो दवाई करने का, इलाज करने का, तो आप सही से करो। अगर लापरवाही करोगे तो भुगतान करना पड़ेगा। फिर वही केस है। ठीक है, चलो, कुछ वैसे ही सारे केस हैं, पढ़ लेना, समझ में आ गया होगा। तो ये वाला फिर से वही केस आ गया, MK गुप्ता वाला, है ना? ओके, उपभोक्ता और सेवा की अवधारणा के मुख्य मुद्दे क्या हैं? की इश्यू क्या है? देखो, स्वैच्छिक उपभोग बनाम व्यावसायिक उपभोग क्या है? उपभोक्ता और सेवा में अगर आप फ्री कंसेंट से उपयोग में अपने सेल्फ यूज के लिए ले रहे हो, तभी आप क्या कर सकते हो? उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम में जाओगे, नहीं तो नहीं जाओगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर आप व्यावसायिक उद्देश्य के लिए ले रहे हो, खरीदो और बेचो, खरीदो और बेचो, ताकि आपको लाभ हो, सिर्फ डायरेक्ट लाभ हो, उसमें आपका कुछ सेल्फ काम ना करना पड़े। जैसे कि मैंने बताया, जैसे शॉपकीपर बिस्किट ले रहा है, बिस्किट को बेच रहा है, कुछ उसमें ऐड नहीं कर रहा, तो अगर शॉपकीपर को कोई नुकसान होता है तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में नहीं जाएगा। लेकिन कपड़ा सिलने वाला जो दर्जी है, अभी मेरे आ गया, ठीक है, वो कह रहा है मशीन जो लिया था वो मशीन बेचने के लिए नहीं किया था। हाँ, उस मशीन से क्या किया? स्वरोजगार उत्पन्न कर रहा था, कपड़ा सिल रहा था, कपड़ा बेच रहा था, मशीन को नहीं बेच रहा था। तो अब वो क्या कर रहा है? फ्री कंसेंट से उस चीज को यूज भी कर रहा है, तो वो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम में आएगा अगर मशीन में कोई प्रॉब्लम हुई। निःशुल्क सेवा है, इसका सीमा निर्धारित है, कोई आपको रेमेडी नहीं मिलेगी, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में आप नहीं जाओगे। ठीक है, तीसरा चीज क्या करता है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट? ठीक है,
जो सेवा प्रदाता है, मतलब जिससे आप सामान खरीद रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप दुकानदार से कोई सामान लेते हो, ठीक है, मान लो अपने क्या कहते हैं हाँ, आप पार्लर गए और वहां से आप फेशियल कराते हो, तो वो क्या कर रहा है, आपको सेवा दे रहा है ना, तो वो क्या करे, इस बात का ध्यान रखे कि आपको नुकसान ना हो। नहीं तो क्या करेगा, अगर ये उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम नहीं होता, हम अमेजन से सामान मंगाते हैं, ठीक है, हमारा सामान आता नहीं आता, मान लो आता और उसमें डिफॉल्ट होता, अमेजन कहता मैं नहीं लौटाऊंगा, ठीक है, बट कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट उसको बाध्य करता नहीं, तो उसको क्या करना पड़ेगा, उसको क्षतिपूर्ति देनी पड़ेगी। और सरकारी सेवाओं की उत्तरदायित्व, पांचवा क्या हुआ इंपॉर्टेंस इसका, दोस्तों यहाँ पे हेडिंग में तुम ना इंपॉर्टेंस डाल लेना, ऊपर जो कैरेक्टरिस्टिक था वहां इंपॉर्टेंस डाल लेना, ठीक है, कि अगर गवर्नमेंट सेवाएं भी हैं तो उनको भी उत्तरदायी बनाया जाएगा, ठीक है, अगर उन्होंने फीस ली है, ठीक है। उपभोक्ता संरक्षण में इन परिभाषाओं का महत्व क्या है, मतलब उपभोक्ता और सेवा की परिभाषा का महत्व क्या है, ठीक है। तो सबसे पहला महत्व यह है कि अगर हम जानेंगे ही नहीं कि उपभोक्ता क्या है या कौन सी चीज से सर्विस है, मतलब कौन सी ऐसी सर्विस है जिसके खिलाफ हम केस कर सकते हैं क्षतिपूर्ति के लिए, प्लस कौन वो व्यक्ति है जो केस कर सकता है, अर्थात कौन वो व्यक्ति है जो उपभोक्ता कहलाएगा, है ना, तब तक हम इस कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट को लागू ही नहीं कर सकते सही से, ठीक है। इन शब्दों के व्यापक और न्यायोचित व्याख्या ने उपभोक्ताओं को शक्तिशाली बनाया है, जाहिर सी बात है, और अनेक सरकारी और निजी संस्थाओं को भी उत्तरदायी ठहराया गया है। फिर आ गया कंक्लूजन, कंक्लूजन में शॉर्ट इससे, ठीक है, ओके। तो कुछ पूछना पूछो ना तुम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, उपभोक्ता मतलब कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में कौन कौन से अभिकरण है, मतलब ऐसी कौन कौन सी एजेंसियां हैं जो अगर कंज्यूमर्स को प्रॉब्लम होती है तो उनके केस को सुनेंगी, ठीक है। लास्ट टाइम एग्जाम में शायद जिला अभिकरण आया था, ठीक है। चलो, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 की बात हो रही है यहाँ, जो 1986 की स्थापना है, मतलब 1986 को रिप्लेस कर रहा है, के अंतर्गत विवाद को निपटारे के लिए तीन स्तरीय क्या है बेटा, अभिकरण, मतलब एक स्टेट राज्य, सॉरी मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा, एक जिला लेवल पे होगा, फिर जिला से ऊपर होता है राज्य लेवल पर होगा, और फिर राज्य लेवल पे क्या होगा, केंद्र, मतलब राष्ट्रीय लेवल पे होगा, ठीक है। तो ये तीन मिलाकर तीन स्तरीय, इसका सीधा सा मतलब ये है, ठीक है। तीन ऐसे अभिकरणों की स्थापना की गई है ताकि कंज्यूमर को, उपभोक्ताओं को संरक्षा दी जा सके, ठीक। ये देखो वही है ना, उपभोक्ता विवाद प्रतितोष अभिकरण, कंज्यूमर डिस्प्यूट रिडरेशल एजेंसीज, क्या मतलब है इसका, कि जो उपभोक्ताओं और व्यक्तियों, सेवा प्रदाता जो सामान बेच रहा है और उपभोक्ता कंज्यूमर के बीच जो विवाद होता है उनका निराकरण करने के लिए तीन एजेंसियां, पहला है डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, फिर स्टेट लेवल पर, फिर राष्ट्रीय नेशनल लेवल पर, ठीक। चलो, इनकी अधिकारिता क्या है, तो मैंने देखा शॉर्ट में लिखा हुआ है सब कुछ, ठीक है। सो जिला आयोग में कोई केस तब जाएगा जब विवाद का विषय 1 करोड़ रुपए तक हो या उससे कम हो, ठीक है, चाहे 100 रुपए से लेकर हो, चाहे 1 रुपए से लेकर, मतलब उसकी एक सीमा होगी, है ना। मैक्सिमम कितना है, 1 करोड़। अगर आप कंज्यूमर का और जिस जो सेवा प्रदाता है, ठीक है, उनके बीच जो विवाद है उसकी राशि कितनी है, 1 करोड़ या उससे कम, तब हम केस कहाँ ले जाएंगे, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में। और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जब फैसला कर देगा, मान लो कोई उससे संतुष्ट नहीं है, चाहे मान लो कि कंज्यूमर संतुष्ट नहीं है ना, उसको जितना पैसा चाहिए था उतना नहीं मिला, या हो सकता है कि सेवा प्रदाता जो प्रोडक्ट बेचने वाला है वो संतुष्ट नहीं है क्योंकि उसको ज्यादा हर्जाना देना पड़ रहा है, तो कहाँ वो अपील करेगा, तो जिला से ऊपर जाहिर सी बात है कौन होता है, राज्य आयोग, ठीक, तीन स्तरीय है ही, है ना, तो यही देख लो, ये हो गया डिस्ट्रिक्ट। डिस्ट्रिक्ट से बड़ा होता है स्टेट, तो डिस्ट्रिक्ट के फैसले से संतुष्ट नहीं है, चाहे कंज्यूमर है और चाहे सेवा प्रदाता है, ठीक है, तो कहाँ करेगा, राज्य लेवल पर। और अगर राज्य लेवल से संतुष्ट नहीं है तो नेशनल, मतलब केंद्रीय स्तर पर जो एजेंसी है। अब
क्वेश्चन ये उठता है, मान लो कोई नेशनल एजेंसी से भी संतुष्ट नहीं है तो कहाँ जाएगा? तो हमारे सुनवाई तो नहीं करेगा लेकिन अपील को सुनेगा, ठीक है। सुनवाई के लिए यही 3 एजेंसियां हैं, ठीक। तो हमने देखा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का मैक्सिमम कितना होना चाहिए? 1 करोड़, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से आप संतुष्ट नहीं थे, आप स्टेट लेवल पे चले गए। मान लो राज्य आयोग से भी आप संतुष्ट नहीं हुए तो आप नेशनल पे चले जाओ, और नेशनल से भी संतुष्ट नहीं हुए तो आप सुप्रीम कोर्ट चले जाओ। लेकिन ये सब कब आएगा? जब अपील का नंबर आएगा, ठीक है। सबसे पहले केस कहाँ आप लागू करोगे? जिला स्तर पर। बट मान लो 1 करोड़ से अधिक है बट 10 करोड़ से कम है, तब आप केस कहाँ फाइल करोगे? तब आप स्टेट लेवल को, सॉरी राज्य लेवल, सॉरी यार क्या बोल रही हूँ मैं, जिला आयोग को, डिस्ट्रिक्ट लेवल को भूल जाओ, ठीक है। तब आप अपना केस डायरेक्ट लेकर जाओगे स्टेट लेवल पे, ठीक है। स्टेट कमीशन को, स्टेट कमीशन मतलब राज्य आयोग को, ठीक है। और अगर वहां से कोई दोनों में से संतुष्ट नहीं है तो कहाँ जाएगा? अपील में नेशनल कमीशन पर। और अगर नेशनल कमीशन भी संतुष्ट नहीं हुआ तो सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। तो हमने 3 प्रकार का देखा, 1 करोड़, दूसरा 1 करोड़ से लेकर के 10 करोड़, है ना। ये था डिस्ट्रिक्ट लेवल, दूसरा था स्टेट लेवल। अपील हमेशा उससे बड़े में होगी, फिर उससे बड़े, फिर उससे बड़े। ना मान लो कोई केस 10 करोड़ से ज्यादा हो, चाहे जितना हो, फिर कहाँ जाएगा? तो सबसे बड़े वाले में, नेशनल लेवल पे। और इसका अपील सीधी कहीं होगी तो होगी सुप्रीम कोर्ट में, ठीक। जिला आयोग की स्थापना देख लेते हैं, क्योंकि लास्ट ईयर आया हुआ है, हो सकता है कुछ और आ जाए, कोई बात ही नहीं। सेक्शन 28 कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में दिया हुआ है 2019 में, राज्य सरकार प्रत्येक जिले में एक जिला उपभोक्ता आयोग स्थापित करेगी। आवश्यकता अनुसार एक से अधिक आयोग भी कर सकती है। पहला क्वेश्चन ये हो गया कि डिस्ट्रिक्ट कमीशन की स्थापना कौन कर रहा है? स्टेट गवर्नमेंट। जहां उसका अपील जाता है स्टेट कमीशन में, ऐसे इसको याद रखना, ठीक है। स्टेट कमीशन नहीं कर रही, कर रहा है स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। ओके, और अगर वो चाहे तो एक जिले में एक से अधिक जिला आयोग की भी स्थापना कर सकती है, जितने जैसे केस हों। चलो, संरचना कैसे होगी डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर वाले केस की, ठीक है। जिला विवाद, जिला उपभोक्ता विवाद आयोग, ऐसा कुछ था ना। इसकी स्थापना कैसे होगी? तो इसमें एक अध्यक्ष होगा, ठीक है, जो कम से कम जिला न्यायाधीश के पद पर कार्य कर चुका हो या अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है। तो क्या रहा हो? ऐसा व्यक्ति जो डिस्ट्रिक्ट जज रहा हो, इतना उसका क्वालिफिकेशन है। और किसके द्वारा नियुक्त किया जाएगा? राज्य सरकार द्वारा। ओके, तो जो अध्यक्ष बनेगा जिला आयोग का, उस व्यक्ति में जिला जज बनने की क्या रही हो, काबिलियत रही हो, क्योंकि उस पद पर वो कार्य किया हो। और कौन नियुक्ति करेगा? राज्य सरकार। राज्य सरकार क्यों करेगी? क्योंकि डिस्ट्रिक्ट यानी कि जिला आयोग की स्थापना ही राज्य सरकार कर रही है, ठीक है। हाँ, एक सॉरी, प्लस 2 मेंबर्स और होंगे, ठीक है। कौन है होंगे ये 2 मेंबर्स? तो इनमें से कम एक महिला होनी चाहिए, कम से कम एक महिला होनी चाहिए, ठीक है। और कौन होंगे? ये जो 2 अलग मेंबर हैं ये स्पेशलिस्ट होने चाहिए, किसमें? या तो विधि में, या वाणिज्य में, इकोनॉमी, उद्योग, या प्रशासन, या लोकहित के संबंधित क्षेत्र में अनुभव रखते हो, ठीक है। तो इन सारे एरियाज में से किसी भी एरिया में या एक से अधिक में क्या रहे हो? एक्सपर्ट रहे हो। तो टोटल कितने लोग हो रहे हैं? 3। एक अध्यक्ष हो रहा है, ठीक है, जो क्या रहा हो? कम से कम जिला जज रहा हो, ठीक है। और प्लस 2 अन्य लोग हो रहे हैं, जिसमें से कम महिला होनी चाहिए, और एक दूसरा, चाहे महिला हो पुरुष हो कोई मतलब नहीं, ठीक है, कोई भी हो सकता है, चाहे महिला भी हो सकती है पुरुष भी हो सकता है। इन दोनों को बस एक्सपर्ट होना चाहिए, किसमें? इन दिए हुए विषयों में, ठीक है। और कम से कम कितना एक्सपर्टाइज होना चाहिए, कितना अनुभव होना चाहिए? तो कम से कम 10 साल का, ठीक है। नाउ कार्यकाल कितना होगा? तो इन तीनों सदस्यों का कार्यकाल होगा 4 साल या 65 साल की आयु, जो पहले तक हो। इसका क्या मतलब होता है? मान लो कि कोई है, मतलब 3 लोगों की नियुक्ति हुई, इनमें से 2 की नियुक्ति 61 साल की उम्र में हुई। मान लो ऐसे देखते हैं, तीनों का अलग अलग एग्जाम्पल देंगे, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। जो एक सदस्य है उसकी उम्र है 58 साल, ठीक है।
और 4 साल तक वो रह सकता है ना। तो 58 में 4 जोड़ने पर 65 नहीं होगा, है ना। इसका मतलब 4 साल पूरा रहेगा। क्यों? क्योंकि 58 4 जोड़ने पर 62 होगा, है ना। दूसरा सदस्य जो है 61 साल का है जब उसको सदस्य बनाया गया, और 4 साल की नियुक्ति होती है, 61 4 65, ठीक है। और मैक्सिमम आयु भी 65 है, तो ये भी अपना पूरा 4 साल पूरा कर रहा है ना। जो तीसरा सदस्य है वो 63 साल का है जब उसको इस आयोग का सदस्य बनाया गया। तो 63 और 4 साल का क्या होता है, सदस्यता होती है। तो 63 और 4 63 + 4 67, ठीक। जबकि मैक्सिमम आयु कितनी है, 65। इसका मतलब ये जो व्यक्ति है सिर्फ मैक्सिमम 2 साल तक ही उस पद पर रह सकता है। इतना डीपली तुमको जाने की जरूरत नहीं, बस समझा रहे थे ऐसे, ठीक है। कार्य शक्तियां क्या होती हैं, शिकायतों की सुनवाई कर सकते हैं भाई, उसीलिए आयोग का गठन ही हुआ है कि अगर कोई कंज्यूमर की शिकायत आती है तो आप उसका सुनवाई करो। और जाहिर सी बात है जिला आयोग है तो 1 करोड़ तक का ही केस आएगा, ठीक है। किस लिए सुनवाई कर रहे हैं, क्योंकि कंज्यूमर को नुकसान हुआ इसलिए सुनवाई कर रहे हैं। सुनवाई करने में क्या करेंगे, कंज्यूमर को क्या देंगे, क्षतिपूर्ति ही दिलवाएंगे ना, मुआवजा ही तो प्रदान करेंगे, ठीक है। और अगर कंज्यूमर को कोई दोषपूर्ण वस्तु मिली है या कोई सेवा मिली है तो उसकी मरम्मत के लिए भी आदेश दे सकते हैं कि आप क्षतिपूर्ति भी दो और मरम्मत भी करो। फॉर एग्जाम्पल कोई हॉस्पिटल है, ठीक है, इसने कोई सर्जरी की, है ना। सर्जरी के थ्रू क्या किया है, कैंची को क्या किया या कोई और अन्य औजार क्या किया, पेट में छोड़ दिया। अब कोर्ट क्या कहेगा, भैया आप इनको पहले तो क्षतिपूर्ति दो, प्लस फिर से इनकी सर्जरी करो और ये जो भी आपने छोड़ा है अंदर इन सबको बाहर निकालो, ठीक है। तो इसका आदेश भी देगा। और चौथा क्या करता है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट अनैतिक व्यापार प्रथाओं को रोक लगाना, ठीक है। अगर कंज्यूमर किसी ऐसे कार्य से जो है पीड़ित है जो कार्य ही अनैतिक था, ठीक है, तो कंज्यूमर को तो कोई सुरक्षा नहीं मिलेगी, कोई क्षतिपूर्ति नहीं मिलेगी। उसके साथ ही वो जो कार्य था उस पर भी कानूनी कार्रवाई का आदेश दे सकता है। चलो, तो ये हो गई 3 स्तरीय प्रणाली, जिला, राज्य, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट और प्लस सेंट्रल। ओके, डिस्ट्रिक्ट मतलब 1 करोड़ और स्टेट मतलब 1 से 10 करोड़, 1 करोड़ तक का ये, और सेंट्रल मतलब 10 करोड़ प्लस, ठीक। डिस्ट्रिक्ट का अपील होता है स्टेट में, स्टेट की अपील होती है सेंटर में, और फाइनल अपील जो हो जाती है वो हो जाती है सुप्रीम कोर्ट में। ओके, हमने डिस्ट्रिक्ट के स्थापना के बारे में पढ़ा, कौन इसकी स्थापना करता है, राज्य सरकार करती है, चाहे हर राज्य में एक कम से कम करेगी, 1 से अधिक भी कर सकती है। कितने मेंबर होते हैं, 3 होते हैं, जिसमें से 1 अध्यक्ष होगा जो क्या रहा हो, डिस्ट्रिक्ट जज रह चुका हो, इसका मतलब उसको क्या हो, लॉ का अच्छा नॉलेज हो, प्लस 2 अन्य सदस्य होंगे जिसमें से 1 महिला होगी और 1 कोई भी हो सकता है, महिला पुरुष कोई भी हो सकता है, जिन्हें कुछ सामाजिक स्तर के जो विधि हो गया, वाणिज्य हो गया इत्यादि लोकहित में कम से कम 10 साल का ज्ञान है। चलो, कुछ पूछना है, अगले क्वेश्चन पे चले। नाउ, जिला आयोग में हमने इसलिए डिस्कशन किया क्योंकि पीवाईक्यू था, लास्ट ईयर आया हुआ था। राज्य आयोग मैंने छोड़ दिया कि हो सकता है अगर जिला आयोग ने पूछे तो राष्ट्रीय, अगर उसके बावजूद तुम लोग का राज्य आयोग आ गया तो तुम लोग की किस्मत। मैंने पहले बोला है कि ललम के एंट्रेंस में नहीं आता, नॉर्मली इलाहाबाद यूनिवर्सिटी बीएचयू वगैरह में नहीं आता, नेट के पेपर में भी नहीं आता है, ठीक है। चलो, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम अभी तो नहीं आता, हो सकता है जब तुम लोग तब तक सिलेबस में आ जाए। राष्ट्रीय आयोग की स्थापना पूछ रहा है, ठीक है। अभी हमने जिला आयोग की देखा था। ओके ओके, चलो, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम उपभोक्ताओं को उनके अधिकारों की रक्षा डॉट 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 डॉट, जो हमने जिला के लिए पढ़ा था सेम चीज है। हमें स्थापना देखनी है तो सेक्शन 9 1986 उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 की धारा 9 में केंद्र स्तर पर नेशनल लेवल पर एक कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेशल कमीशन, उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग की स्थापना की बात हो रही है। तो सेक्शन 9 याद रखना। कैसे होगा, 1 मिनट, ठीक है। सेक्शन शायद कुछ गड़बड़ हो रहा है। चलो, सेक्शन 20 बोल रहा है यहाँ पे, वहां पे 9 बोला था, कुछ और होगा वहां पे, बेर एक्ट देखना पड़ेगा। 1 अध्यक्ष होगा, ठीक है, जो क्या होगा, सुप्रीम कोर्ट का रिटायर्ड जज रहा हो,
जबकि देखो जिला स्तर पे जो था वो क्या था, जिला जज रहा हो, डिस्ट्रिक्ट जज रहा हो। फिर यहाँ पे मैं थोड़ा सा अंदाजा लगा रही हूँ, मैंने देखा तो नहीं है, तो इसका मतलब जो राज्य स्तर पे रहा होगा वो कौन रहा होगा, हाई कोर्ट का रिटायर्ड जज। जस्ट अंदाजा लगा रही हूँ, ठीक है, चेक करना पड़ेगा मुझे। जो उच्चतम न्यायालय की सेवानिवृत्त न्यायाधीश रहा हो, राष्ट्रपति की सिफारिश पर केंद्र द्वारा, सरकार द्वारा नियुक्त होगा। किसके द्वारा नियुक्त हो रहा है, देखो नेशनल लेवल पर है तो सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा, ठीक है। जिला वाला अगर टाइम बचेगा तो हम जिला वाला भी देख लेंगे एक बार हम लोग। न्यूनतम 4 और अधिकतम इतने सदस्य जितनी की संख्या केंद्र सरकार समय समय पर निर्धारित करे। तो एक प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट मतलब राष्ट्रपति नहीं, एक अध्यक्ष, हेड, यहाँ हेड ले लो, ठीक है, प्लस 4 अन्य सदस्य। 4 अन्य का मतलब कम से कम, मैक्सिमम जितना भी सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे, ठीक है, मैक्सिमम जितना भी सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे। कौन करेगा इस हेड की नियुक्ति, देखो ये सुप्रीम कोर्ट का रिटायर्ड जज हो, प्लस हेड की और इन चारों की भी, ठीक है, जितने भी सदस्य हो रहे हैं इन सब की सिफारिश करेगा। कौन करेगा, हमारे देश का राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट करेगा, तब सेंट्रल गवर्नमेंट इनकी नियुक्ति करेगी। इनमें से एक सदस्य महिला हो सकती है, मतलब होनी ही चाहिए, इन चारों में से एक सदस्य महिला हो सकती है, ठीक है, भले ही ये जो हेड है अगर ये महिला है तब भी, ठीक है, और नहीं है तब भी, इन चारों में से एक महिला होगी ही होगी, ठीक है। चलो, और फिर से वही जो जिला लेवल पर जो क्या होना चाहिए, कम से कम 10 साल का क्या अनुभव होना चाहिए वो होगा, ठीक है। कार्यकाल क्या होगा, फिर से जो ऊपर हमने देखा था जिला लेवल पर 4 साल का होगा या 65, जो पहले आ जाए, इसको फिर से नहीं समझाएंगे, ठीक है। चलो, अधिकारिता क्या है, तो 21A1 के अनुसार जब वाद में विवादित वस्तु का मूल्य 1 करोड़ से अधिक हो तो उपभोक्ता सीधे राष्ट्रीय आयोग के लिए समक्ष, सॉरी, ओके, चलो, ठीक है। सो ये कह रहा है कि वाद में विवादित वस्तु का मूल्य अगर 1 करोड़ से अधिक है तो हम सीधे राष्ट्रीय आयोग के में शिकायत दर्ज कर सकते हैं। अभी हमने देखा कि 1 करोड़ की सीमा तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ही थी, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे थी। फिर 1 से लेकर 10 करोड़ की सीमा राज्य लेवल पे थी, 10 करोड़ से अधिक सेंट्रल लेवल पे थी। तो यहाँ पे 1 करोड़ की बात क्यों कर रहा है, देखो ये जो हमने देखा 3 स्तरीय व्यवस्था जो जिला स्तर पर थी पहले नहीं थी, मतलब अभी जो हम देख रहे हैं 1986 के अनुसार देख रहे हैं, ठीक है। और फिर मैंने बोला 2019 में कुछ अमेंडमेंट हुआ है ना, तो ये जिला वाली व्यवस्था 2019 में आई थी, और जब ये 2019 में व्यवस्था आई तब ये जो 1 करोड़ था इसको बढ़ा के 10 करोड़ कर दिया गया है अब, ठीक है। तो यहाँ तुम लिख सकते हो 1986 में 1 करोड़ ही थी लिमिट, बट भाई 86 में 1 करोड़ अब तो 50 करोड़ 100 करोड़ के बराबर हो गया है, ठीक। चलो, तो अब इसकी सीमा कितनी है, 10 करोड़। अगर 10 करोड़ या उससे अधिक का मामला है तो डायरेक्ट हम कहाँ जाएंगे, नेशनल आयोग में। चलो, अपीलीय क्षेत्राधिकारिता क्या है, सेक्शन 21 याद रखना बस इसमें। अगर राज्य आयोग ने कोई आदेश दिया है, चाहे राज्य आयोग ने डायरेक्ट, उसके पास कोई केस आया था तो राज्य आयोग के पास डायरेक्ट केस कब जाता है, जब 1 से लेकर 10 करोड़ तक का, 1 से लेकर 10 करोड़ तक का क्या हो, केस हो, तब डायरेक्ट राज्य आयोग के पास जाता है, ओके। या डिस्ट्रिक्ट कमीशन का कोई केस था और राज्य आयोग के पास अपील में आया था और राज्य आयोग ने क्या कर दिया, उस पर फैसला दे दिया। इन एनी केस फैसला क्या किया है राज्य आयोग ने, स्टेट लेवल का कमीशन ने किया है, तब 30 दिन के भीतर अपील की जाएगी। अगर 30 दिन बीत जाएगा तो कोई अपील नेशनल कमीशन में नहीं की जाएगी। देखो ये 30 दिन क्या है, अगले सेमेस्टर में तुम लोग को सीआरपीसी अगर हम पढ़ाएंगे, कोई भी पढ़ाएगा, तो हम देखेंगे परिसीमा एक चीज होती है। परिसीमा मतलब एक हर चीज पे एक लिमिटेशन लगा दी गई है, उसके बाद वो केस नहीं किया जाएगा, बट हर चीज में अपवाद होता है, तो अभी यहाँ नहीं जाएंगे हम लोग, समझेंगे, ठीक है। इतना समझो कि 30 दिन के भीतर केस करना है। बट अगर मान लो स्टेट कमीशन ने कोई फैसला दिया 30 दिन के अंदर, नेशनल कमीशन में व्यक्ति जो पीड़ित है, जो दुखी है इसके फैसले से, वो अपील नहीं कर पाया,
बट अपील 30 दिन का टाइम बीत गया तो नेशनल कमीशन नहीं एक्सेप्ट करेगा, बट उसके पास कोई उचित कारण है, फॉर एग्जाम्पल कि उस 30 दिन में उसकी तबीयत खराब हो गई थी, या कोई भी ऐसा कारण है उसके पास जिसको देखकर नेशनल कमीशन को लगता है कि भैया अगर हमने इसकी अपील एक्सेप्ट नहीं की, भले ही 30 दिन का टाइम बीत गया है, तो इसके साथ तो बड़ी क्या हो जाएगी, नाइंसाफी हो जाएगी। ठीक है, कोई युक्त कारण अगर इसके पास है तो नेशनल कमीशन एक्सेप्ट कर सकता है। ओके, तब नेशनल कमीशन की विवेकाधिकार शक्ति हो जाती है। ये अपवाद हर परिसीमा में लागू होता है, मोस्टली में लागू होता है। ठीक है, चलो तीसरा है समीक्षा अधिकारिता। ठीक, यदि राज्य आयोग ने क्षेत्राधिकार का अतिक्रमण किया है या वैधानिक त्रुटि की है तो राष्ट्रीय आयोग रिवीजन याचिका सुन सकता है। रिवीजन का क्या मतलब है, स्टेट कमीशन ने जब फैसला किया तो उसने अपने एरिया का अतिक्रमण कर दिया, जिस क्षेत्र तक उसको सुनने का अधिकार था। फॉर एग्जाम्पल उसको मान लो 10 करोड़ रुपए तक का सुनने का अधिकार था, या उसको मान लो यूपी का था, यूपी का ही सुनने का अधिकार था, है ना। तो उसने क्या किया, 10 करोड़ 10 लाख का केस सुन लिया, या यूपी के बाहर का सुन लिया। ठीक, ओके, या अपना फैसला देने में कोई लीगल त्रुटि कर दी, फॉल्ट हो गया, वैधानिक त्रुटि कर दी, तब नेशनल कमीशन के पास अगर केस गया, एज ए अपील नहीं गया, रिवीजन के लिए कहा, फिर से उस फैसले को देखिए तो सही क्या किया है स्टेट कमीशन ने, तब ऐसा कर सकता है। ठीक है, तो क्या क्या अधिकारिता थी नेशनल कमीशन की, तो सबसे पहले अगर 10 करोड़ से अधिक का केस है तो किसके पास जाएगा, नेशनल कमीशन के पास। पहले ये 1 करोड़ था, बट 2019 के अमेंडमेंट द्वारा ये 10 करोड़ हो गया। ठीक है, अब 1 करोड़ किसकी सीमा हो गई है, जिला की। दूसरा अपीलीय अधिकारिता है, जिला लेवल राज्य लेवल का कोई फैसला आया है तो जाएगा। तीसरा, राज्य लेवल पर जो फैसला आया उसमें कोई त्रुटि हो तो उसका रिवीजन की अधिकारिता है। ठीक है, पुनर्विलोकन की। चलो, राष्ट्रीय आयोग की कुछ पावर है, क्या क्या पावर है देखते हैं। सिविल कोर्ट जैसी शक्ति होती है। सिविल कोर्ट की क्या शक्ति होती है, देखो भाई, कोई केस सुनोगे तो कोई केस करेगा, आपको गवाह बुलाओगे सुनवाई के लिए, दस्तावेज की जांच करोगे, विशेषज्ञ की रिपोर्ट मांग सकते हो, कमीशन निकाल सकते हो। ठीक है, ये सब सीबीसी पढ़ोगे तो समझ में आएगा, भी रट लेना बस, और सीबीसी अच्छे से पढ़ना ही है। निर्णय पारित करने की शक्ति है, निर्णय मतलब जजमेंट देने की। ठीक है, और शिकायतकर्ता का नुकसान के लिए मुआवजा दिला सकता है। ठीक है, संपत्ति जब्त करने या कुर्की करने का आदेश दे सकता है। ओके, अंतरिम आदेश भी दे सकता है। महत्वपूर्ण निर्णय क्या है देखते हैं। कॉमन कॉज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। देखो बहुत सारे केस हैं, ये वाला केस याद रख लेना बस। ठीक है, इसको अंदर नहीं बहुत जाएंगे क्योंकि इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा सब्जेक्ट है नहीं। संशोधन कौन से हुए हैं, तो 2019 का संशोधन हुआ है। ठीक है, उसके बाद आ जा रहा है कंक्लूजन। ठीक है, उसके बाद कंक्लूजन आ जा रहा है, शॉर्ट इससे तुमको इस पे लिखना है। सो आज के लिए इतना ही, अगली क्लास हम लोग कर लेंगे। ठीक है।